Friday, June 20th, 1:05 PM ईस्टर्न स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक टोरंटो से ब्रैम्पटन मिसागा के इंटरसेक्शन पे हमारा स्टूडियो है। वहाँ से हम आपको इस वक्त लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन में मिल रहे हैं और भारत में रात का समय है, पाकिस्तान भी रात का समय है, यूरोप में शाम का समय है। बहुत इम्पॉर्टेंट ख़बरें हर घंटा दुनिया में अपडेट हो रही हैं। अभी ख़बर आई है कि इंग्लैंड ने अपना जो सफारती अमला है, जो डिप्लोमेट्स हैं, उनको तेहरान से वापस बुलाने का ऐलान कर दिया है। तो इसका मतलब ये है कि इंग्लैंड भी समझता है कि सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल है, आउट ऑफ हैंड है। हालांकि इंग्लैंड, फ्रांस आज मिल भी रहे हैं ईरानियन डिप्लोमेट्स के साथ जिनीवा में, क्योंकि अमेरिका की और ईरान की डिप्लोमेसी के दरवाजे फॉर द टाइम बीइंग बंद हो गए हैं। जो पहले चल रही थी डिप्लोमेसी, अब ये काम यूरोपियन देश कर रहे हैं। और क्या ये काम वो कर सकेंगे जब वो खुद अपना स्टाफ पुल कर रहे हैं तेहरान से? और प्रेसिडेंट ट्रंप ने कल 2 वीक्स का टाइम दे दिया था और बता दिया था कि 2 वीक्स के अंदर अंदर वो फैसला करेंगे कि उन्होंने ईरान पे अटैक करना है या नहीं करना। प्रेसिडेंट ट्रंप जब यहाँ पे कनाडा में 15 जून की रात को आए थे और 16 जून की रात को फिर चले गए, तो एक रोज़ पहले अपना कट शॉट करके विज़िट वो चले गए थे, ये कह के कि मुझे कोई फौरी एक्शन शायद करना होगा। तो इस बात को भी 3-4 रोज़ गुजर गए। उसके बाद तो खैर वो जाके उसे अगले रोज़ पाकिस्तान के फील्ड मार्शल से मिले और बातें करते रहे। फिर उन्होंने 2 वीक का टाइम कल दिया और उनका जो 2 वीक का टाइम है वो अमेरिका में बहुत जिसे कहते हैं उसको हिट किया जाता है। वो कहते हैं कि प्रेसिडेंट ट्रंप का ये टिपिकल 2 वीक का टाइम है। रशिया को भी दिया और हर बात में वो कहते हैं 2 वीक्स। तो बहरहाल उन्होंने 2 वीक का टाइम ईरान को दिया है और ये बात तय है, प्रेसिडेंट ट्रंप भी, इजराइल भी और इवन यूरोपियन यूनियन के देश भी इस बात पे डिटरमिन्ड हैं कि ईरान को एटमी बम नहीं बनाना चाहिए। और ईरान डिटरमिन्ड है कि वो एटमी बम बनाने के बिल्कुल करीब है, तो वो बना के रहेगा। अब क्या प्रेसिडेंट ट्रंप और अमेरिका के पास जो बंकर बस्टर बॉम्ब हैं, जिनको डर्टी बॉम्ब भी कहा जाता है, सिर्फ अमेरिका के पास है, क्या वो ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की साइट्स पे गिराएगा? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और क्या इस क्रॉस फायर में जो मिडल ईस्ट के अमीर देश हैं, जो प्रेसिडेंट ट्रंप पे नोटों की बारिश कर रहे हैं, डॉलरों की बारिश कर रहे हैं, क्या वो नहीं आएंगे? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। वो चाहते हैं, जो अरब देश हैं, कि ईरान का भी बेड़ा गर्क हो और उसका न्यूक्लियर सिस्टम भी जाए। ईरान का बेड़ा गर्क हो, जब मैं कहता हूँ तो इससे मुराद रजीम से है, ईरानी अवाम से नहीं है। तो बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। और क्या इवन रजीम ये जो है, इसका भी अगर बेड़ा गर्क हो जाए तो इसकी भी तो सेकंड लाइन तैयार है, जो फौरी तौर पर कब्ज़ा कर लेगी। लेकिन हो सकता है वो इतनी पावरफुल ना हो। अभी तक आवाम, ईरान के अवाम सड़कों पे नहीं निकले। उनके अंदर ऑलरेडी इस रजीम के ख़िलाफ़ बड़ी बेचैनी है। अब वो अवाम कब निकलेंगे, कैसे मोबिलाइज होंगे जंग के इस माहौल में, ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो इस वक्त बहुत बड़ा क्राइसिस है। यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने कहा है कि ये क्राइसिस इतना बड़ा है कि ये पूरी दुनिया के लिए डायरेक्टली या इनडायरेक्टली क्राइसिस है। तो इस पे आज के लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशंस में आपके क्वेश्चंस भी लूँगा, बातचीत भी होगी और साथ साथ बातचीत होगी कनाडा में एयर इंडिया बॉम्बिंग की जो रिमेम्बरेंस डे है,
40 साल हो गए हैं एयर इंडिया बॉम्बिंग के टेररिस्ट वाक़या को। अब 23 को इसकी रिमेम्बरेंस डे है। उस मौका पर फैमिलीज़ ऑफ विक्टिम्स ऑफ एयर इंडिया बॉम्बिंग वो एक विजल मेमोरियल इस जगह पे कर रहे हैं जो एयर इंडिया बॉम्बिंग का मेमोरियल साइट टोरंटो में बना हुआ है, इटोबिको साउथ में, बिल्कुल लेक ओंटारियो के ऊपर। वहाँ पे आप सब पहुँचिए, उसकी भी तफसीलात मैं दूंगा। और इसके साथ साथ अभी प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का चंद रोज़ पहले जो कनाडा का विज़िट था वो बहुत अच्छा रहा, लेकिन जो कनाडा का मीडिया है, जो इंडिया ओपोनेंट फोर्सेस हैं, जो प्राइम मिनिस्टर मोदी के ओपोनेंट फोर्सेस हैं, वो एज़ यूजुअल प्रोपेगेंडा अगेंस्ट भारत, अगेंस्ट हिंदुइज़म करते रहते हैं और हर रोज़ होता रहता है। तो वो क्या सिचुएशन है, इसीलिए हिंदू रैली हो रही है यहाँ पे ऑटवा में। डॉक्टर चड्ढा जी वो कर रहे हैं। मैं कई बार अपने लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशंस में आपके साथ वो शेयर कर चुका हूँ वो इन्फॉर्मेशन। 22 तारीख को वो कनाडा हिंदू रैली हो रही है द पार्लियामेंट हिल ऑटवा में, संडे जून 22, टाइम 4 PM to 7 PM। इसके लिए आप रजिस्टर कीजिए canadahindu.rally.ca पे जाके, या आप उनसे रब्ता कीजिए डॉक्टर चड्ढा जी से, +1 343 553 1967। ये हिंदू रैली, ये कनाडा हिंदू रैली, ये एयर इंडिया बॉम्बिंग के हवाले से नहीं है, मगर इसमें भी इस रैली में भी आई एम श्योर कि इस बॉम्बिंग को याद किया जाएगा, उस टेररिज्म को याद किया जाएगा और कनाडा से मुतालबा पार्लियामेंट हिल के बाहर किया जाएगा कैनेडियन पार्लियामेंट से कि ऐसा कोई वाक़या फिर नहीं होना चाहिए, नेवर अगेन। लेकिन ये रैली बेसिकली जो हिंदुओं के ख़िलाफ़ नैरेटिव है, जो मंदिरों पे अटैक्स हो रहे हैं, जो हमने 2-3 साल में दर्जनों ऐसे वाक़यात नोट किए, वो रैली इस सारे सीक्वेंस ऑफ बैड इवेंट्स को वहाँ पे क्रिटिसाइज़ करेगी। तो आप डॉक्टर चड्ढा जी से रब्ता कीजिए। मैं एक बार फिर फ्लायर आपको स्क्रीन पे दिखाता हूँ। और कनाडा हिंदू रैली द पार्लियामेंट हिल ऑटवा, संडे जून 22, 2025, यानी 2 रोज़ बाद, टाइम 4 PM to 7 PM। अब एयर इंडिया बॉम्बिंग को याद रखने के हवाले से, ताकि ये इस जैसा वाक़या फिर कभी कनाडा में ना हो, कनाडा की सरकार, जो हमारी प्रोविंशियल सरकारें हैं, उनको भी झंझोड़ा जाए, एहसास दिलाया जाए कि ये कैनेडियन सॉइल के साथ, कैनेडियन धरती से उठने वाली टेररिज्म ने कैनेडियंस को मारा। तो इस पे क्या कनाडा आगे स्ट्रेटजी बनाता है? इसलिए ठीक से अभी तक हमें कैनेडियन स्ट्रेटजी सामने नहीं आ रही कि मरने वाले भारतीय बैकग्राउंड के थे और उनमें से भी ज़्यादातर हिंदू बैकग्राउंड के थे। मैं यहाँ पे कोई कम्युनल बात नहीं करना चाहता, लेकिन ये एक रियलिटी है। उसमें वाइट कोट अनकोट गोरे भी मरे, सिख बहन भाई भी मरे। सिख बहन भाइयों की अक्सरियत तो अपने आप को हिंदू एंसेस्ट्री से ही जोड़ती है। मेरा खुद फैमिली का लास्ट नेम चावला है। भले से हम मुस्लिम फैमिली में पैदा हो गए, मगर हमारा वही खत्रियों के साथ, वही हिंदू और सिख जो हमारे सेक्रेड गुरु हैं, उनके साथ नाता बंधा हुआ। तो मैं उस एस्पेक्ट से कर रहा हूँ, क्योंकि इसमें मरने वालों की ज़्यादा तादाद हिंदुओं की थी, तो हिंदुओं को कनाडा में आजकल के ज़माने में ख़ास तौर पर भी हिंदू का शब्द आता है तो वो समझते ही टेररिस्ट, एक्सट्रीमिस्ट और आरएसएस। ना आरएसएस टेररिस्ट है, ना हिंदू टेररिस्ट है। ये एक ऐसा घटिया नैरेटिव कनाडा के मीडिया ने बिल्ड कर दिया हुआ है और वो चली जा रहा है। अभी प्राइम मिनिस्टर मोदी आए हुए थे, तब भी यही था कि जी हिंदू नेशनलिस्ट। हिंदू नेशनलिस्ट तो हमें क्या कहता है? खुद यहाँ पे क्रिश्चियन नेशनलिस्ट हैं, वाइट सुप्रेमिस्ट हैं, खुद इस्लामिस्ट हैं, वो ठीक है। शदीद वायलेंट एक्सट्रीमिज़म का इजहार करने वाले खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट एलिमेंट्स हैं, वो सब ठीक है, कुछ आए हुए हैं। तो इसमें ज़ाहिर है
जो हमारा डायस्पोरा है उसको भी उठना होगा, जैसे डॉक्टर चड्डा, हमारे वीरेंद्र सिंह जी, विजय सपानी, हिंदू फोरम कनाडा, ये सब लोग अब उठ रहे हैं। इवन कनाडा इंडिया फाउंडेशन भी अब इन बातों पे बहुत फ्रंट लाइन पे आके स्ट्रगल कर रहे हैं, आवाज़ उठा रहे हैं। तो ये एक अच्छा साइन है, मगर इससे आगे जाना होगा, क्योंकि इतनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, इतने बड़े बड़े लोग जिनके मैं नाम ले रहा हूँ, जो हमारे हिंदू बहन भाई हैं, इनकी स्ट्रगल के बावजूद भी अगर कनाडा का मीडिया इतना ज़्यादा एंटाई हिंदू, एंटाई इंडिया है, तो फिर हमारी कार्रवाइयों में अभी बहुत कमियां हैं। उन कमियों को कैसे दूर करना है, इस पे भी आज के ब्लॉग में हम बातचीत आपके साथ फर्दर करेंगे, क्वेश्चंस लेंगे। और यही मसला ज्यूज़ ने भी उठाया है। नेशनल पोस्ट में एक आर्टिकल पब्लिश हुआ है, उस आर्टिकल में साफ लिखा है कि जो कैनेडियन ज्यूज़ हैं वो सवाल उठाते हैं, प्राइम मिनिस्टर मार्क कार्नी के आगे सवाल रखते हैं कि हमारा कनाडा में फ्यूचर क्या है, क्योंकि जो ज्यूज़ इलाके हैं वो टारगेट हैं इस वक्त एक्सट्रीमिस्ट इस्लामिस्टों के, एक्सट्रीमिस्ट लेफ्टिस्टों के। सिनागॉग्स पे अटैक होते हैं और जो उनके स्कूल हैं उन पे अटैक हो रहे हैं। ये देखिए रिक एप्स्टेन का क्वेश्चन है, नेशनल पोस्ट में आज ही पब्लिश हुआ आर्टिकल, बड़ा इंपॉर्टेंट, कि व्हाट इज़ द फ्यूचर फॉर कैनेडाज ज्यूज़। और वो बात ही यहाँ से शुरू करते हैं कि वो कहते हैं जब इज़राइल में था तो इज़राइल में जो कैनेडियन ज्यूज़ थे, जो वहाँ आते जाते रहते हैं या रहते भी हैं, तो वो सवाल उठाते हैं राइटर के सामने कि भाई हमारा क्या फ्यूचर है। तो वो राइटर अब सवाल उठा रहा है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर के लिए, उसके सामने सवाल रख रहा है। और दूसरी तरफ ये जो हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी भारत के जो आए थे हमारे कनाडा में, तो उसके हवाले से CTV, ये सारे के सारे न्यूज़पेपर्स, और जाहिर है टाइम्स ऑफ इंडिया ने तो खैर ये कहा कि खालिस्तानी एक्सट्रीमिस्ट यूजिंग कनाडा एज बेस टू प्रमोट टेररिज्म। अच्छा, इंडिया स्टिल की बातें हो रही है, इंडिया ईरान यूजिंग क्राइम ग्रुप्स। अब इंडिया को ईरान के साथ किया जा रहा है, कैन यू बिलीव इट। तो ये कनाडा के जो मीडिया आउटलेट्स हैं ये पूरे का पूरा नैरेटिव बना रहे हैं, और जाहिर है इनके पीछे कौन है, इस्लामिस्ट हैं, खालिस्तानीज हैं, लेफ्टिस्ट हैं, इनके अंदर घुसे हुए हैं। तो जो हमारा डायस्पोरा है जो 1.5 मिलियन लोगों का है, वो क्या इसको न्यूट्रलाइज कर सकता? अभी तक तो नहीं कर पा रहा। अभी तक ठीक है, विजिल, मेमोरियल, इस तरह की चीज़ें तो हो रही हैं, मगर इस लेवल तक जो 41 मिलियन कैनेडियंस का नैरेटिव ये कनाडा के मेन स्ट्रीम न्यूज़पेपर बिल्ड करते हैं, उनके लिए क्या ये सब कुछ कर सकता है? CBC हो, जो भी यहाँ के बड़े बड़े मीडिया आउटलेट हैं, और इंटरनेशनल भी, ऑस्ट्रेलिया टुडे भी आप देख रहे हैं, CTV भी, टोरंटो स्टार भी, सारे के सारे। तो हमारा ये कहना, यानी भारतीय कम्युनिटी का या हिंदू कम्युनिटी का प्रीडोमिनेटली ये कहना कि जी हमारे साथ इंसाफ नहीं होता, वो नहीं हो रहा। लेकिन आपको इंसाफ लेना होगा, आपको काम करना होगा। ऐसे तो नहीं होगा ना कि जी हमारे साथ मीडिया फेयर डील नहीं करता, वो नहीं फेयर डील करता। तो आप फेयर डील करने के लिए मीडिया को ज़रा बताएं, ईमेल्स लिखें, उनसे मीटिंग्स करें, बातचीत करें कि भाई हाउ डेयर कि यू मेलाइन अस 24/7। जब तक ये नहीं होगा बातचीत आगे नहीं चलेगी। तो ये है ग्राउंड रियलिटी, ये है वो बातें जो आज के लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशंस में मैं आपके साथ करना चाहता हूँ, आपके क्वेश्चंस लेना चाहता हूँ। इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूँ, आपके क्वेश्चंस लेना शुरू करूँ, मैं एज़ यूजुअल आपको याद दिलाऊंगा कि आप टैग TV के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत ही रियलिस्टिक, इंडिपेंडेंट अंदाज के साथ अपना पॉइंट ऑफ व्यू, आपका पॉइंट ऑफ व्यू, आपका सच, अपना सच, ये सारे का सारा हम आपके सामने रखते हैं। और हम आपसे चाहते हैं कि आप भी हमें कंट्रीब्यूट कीजिए इन टर्म्स के, हमारे चैनल्स को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, हमारी बात को आगे पहुंचाइए। जी, फास्ट पेस में क्वेश्चंस लेते हैं और आपकी बातों को जोड़ते हैं आज की लाइव इंटरैक्टिव डिस्कशन के साथ। ज्योति गुप्ता जी का ब्रैम्पटन से है, व्हाई इज कनाडा नॉट वर्किंग टू अकम्प्लिश
टू एकोमोडेट शायद है एवरीवन इक्वल। बिल्कुल ठीक कह रही हैं आप। बिल्कुल अभी तक नहीं है। कहने को तो हम हैं कि हम सबको इक्वली ट्रीट करेंगे, हम बहुत हद तक करते भी हैं। एज ए कैनेडियन आई एम प्राउड कैनेडियन। लेकिन जो हमारे इश्यूज भी हैं उनको भी रिजॉल्व करना है। यहाँ पे सीधा सा मसला, पूरी दुनिया में सीधा सा मसला है, जो कम्युनिटी अपने लिए आवाज़ नहीं उठाती, अपने राइट्स के लिए खड़ी नहीं होती, उसको उसका हक नहीं मिलता। तो ये काम ज्योति जी और हम सब का है कि हम अपने राइट्स के लिए आवाज़ उठाएं। अगर हम उठाएंगे तो फिर इक्वली हमें एकोमोडेट किया जाएगा। जी क्वेश्चंस और भी लेते हैं। दत्ता कुलकर्णी जी का है कि आसम मुनीर बैकडोर हेल्प टू इज़राइल, इज़ दिस ट्रू? शायद इज़राइल को तो हेल्प नहीं होगी, इनडायरेक्ट होगी, मगर अमेरिका को तो हेल्प होगी। आसम मुनीर या पाकिस्तान अमेरिका को हेल्प ना करके कहाँ जाएंगे? वो तो अमेरिकी जेब में पड़े हुए हैं और वो करेंगे, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। जी आज हम बातचीत शॉर्ट रखेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस आपकी लेते हैं। नदीम शाह साहब का मिल्टन से, कैन इज़राइल ईरान इश्यूज गेट रिजॉल्व्ड? जी इम्पॉर्टेंट बात है, नहीं हो सकते जब तक इज़राइल का पूरा ऑपरेशन मुकम्मल नहीं होगा। यानी जब तक या तो ईरान तय करे कि वो एटॉमिक बम नहीं बनाएगा, क्या तय करेगा ये तो आने वाले दिनों में पता चलेगा और या फिर उसके एटॉमिक प्रोग्राम को अमेरिका डिस्ट्रॉय करे और उसके बाद रजीम चेंज हो तो फिर ईरान इज़राइल के रिलेशनशिप बिल्ड हो सकते हैं नई वहाँ पे रजीम के साथ। इस मुल्लायत की रजीम के होते हुए कभी भी रिपेयर नहीं होंगे। जी नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रमेश शर्मा जी का है मिसागा से, इज़ कैनेडा डूइंग इनफ टू एड्रेस एंटीसेमिटिज्म एंड हिंदू फोबिया इन स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज़ एंड मीडिया? देखिए कनाडा का सिस्टम, कनाडा इज़ डूइंग इनफ सॉर्ट ऑफ टू कर्ब एंटीसेमिटिज्म। यानी कनाडा का सिस्टम इस पर आवाज़ तो बहुत उठाता है, प्रैक्टिकली कर नहीं पाता। मगर हिंदू फोबिया के लिए तो वो कुछ भी नहीं कर रहा कनाडा का सिस्टम। वो तो रिकॉग्नाइज भी नहीं करता कि हिंदू फोबिया नाम की कोई चीज़ कनाडा में है या हिंदू फोबिया नाम की कोई रियलिटी भी है। तो रमेश जी जो बात है कि कनाडा इज़ डूइंग इनफ, ज्यूश कम्युनिटी के लिए वो ज़रूर आवाज़ उठाता है और करता भी, करनी भी चाहिए, लेकिन प्रैक्टिकली नहीं कर पाता। लेकिन हिंदू कम्युनिटी के लिए तो कुछ भी ना प्रैक्टिकली है ना थ्योरेटिकली है, कुछ भी नहीं हो रहा। जी मैक्सिमम क्वेश्चंस आज हम ले रहे हैं, थोड़ी छोटी आपसे बातचीत करेंगे। अमनप्रीत का मॉल्टन से है कि आर ज्यूज एंड हिंदूज बिकमिंग टारगेट्स ऑफ राइजिंग रिलीजियस इंटॉलरेंस इन कनाडा? जी बिल्कुल ऐसा ही है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं। आपके क्वेश्चन में ही आपका कमेंट है और बिल्कुल ऐसा ही है। अब इसमें कनाडा की कोई सरकार की कोई बहुत गलतियां नहीं है, ट्रूडो की सरकार की गलतियां थी। अब मार्क कार्नी शायद उनको फिक्स करने की कोशिश कर रहे हैं। जो हमारा सिस्टम है, लॉ इन्फोर्समेंट के इदारे हैं, वो भी सिंसियर है, मैं ये नहीं कहता वो सिंसियर नहीं है, मगर जाहिर है वो पॉलिटिकल मास्टर्स की बातें सुनते हैं। और बाकी जो यहाँ पे कनाडा का अपना लीगल जुडिशियल सिस्टम है वो बड़ा लीनियंट है, जिसकी वजह से ये चल रहा है। अब इन रियलिटीज़ को समझते हुए मैं बार बार कह रहा हूँ कि हमारी कम्युनिटी को खुद से काम करना होगा। जब तक वो खुद से काम नहीं करेंगे बात नहीं बनेगी। जी आगे बढ़ते हैं क्वेश्चंस की तरफ। लुबना सईद का है कि कैन इंडिया बॉम्बिंग टेररिस्ट आइडियोलॉजी गेट रिकग्निशन अक्रॉस कनाडा? नहीं, रिकग्निशन नहीं है, इसलिए कि हम कैनेडियंस को बताया ही नहीं जाता। ये अब कैनेडियन सरकार से ज़्यादा जो प्रोविंशियल सरकारें हैं, चूँकि वो जो स्कूल डिस्ट्रिक्ट बोर्ड होते हैं वो प्रोविंशियल और जो म्यूनसिपल सरकारें हैं उनके साथ वो कनेक्ट होते हैं, तो वहाँ पे ये ज़्यादा से ज़्यादा बातें बताई जाएं, क्योंकि ये कनाडा की हिस्ट्री का सबसे बड़ा टेररिस्ट एक्ट है। और इवन 9/11 की एयर एविएशन का जो सबसे बड़ा टेररिस्ट अटैक 9/11 था, उससे पहले ये दुनिया का सबसे बड़ा एयर एविएशन का टेररिस्ट एक्ट था। तो इसको बताना बहुत ज़रूरी है। जी एक 2-3 क्वेश्चंस और लेता हूँ। विवेक
अग्रवाल का है, कुड दिस डिले बाय ट्रंप लीड टू अ लार्ज कॉन्फ्लिक्ट लेटर और इज इट द ओनली पाथ टूवर्ड डी एस्केलेशन। अच्छा आपका क्वेश्चन है, मैं इस पे साथ साथ सोच रहा हूँ कि आपने बड़ी अच्छी पते की बात लिखी कि क्या ये ट्रंप के ऐसा करने से क्या और मामला बिगड़ेगा या फिर डी एस्केलेशन के लिए एक बार वो ईरान के न्यूक्लियर जो इंस्टॉलेशंस है उसके प्रोग्राम को डिस्ट्रॉय करने के बाद ही नई रजीम आएगी तो फिर ही डी एस्केलेशन होगी। मैं आपके इस क्वेश्चन में जो एक तरह की कमेंट्री है उससे एग्री करता हूँ। पीछे भी मैंने अभी कहा है कि इसके बगैर मुमकिन नहीं होगा। या तो ये रजीम मान ले कि जी हम पैक कर रहे हैं, दुनिया के ये जो यूरोपियन लीडर्स आ जाएं हमारे पास, हम इसको वाइंड अप कर रहे हैं सारे सिलसिले को, तो बात बनेगी। लेकिन अगर वो ये नहीं करते, ईरानियन ये नहीं करते और चुपके से टाइम बाय करके अपने एटम बम भी बनाते हैं, या हो सकता है वो बिल्कुल बना चुकने के करीब हो, तो फिर तो डी एस्केलेशन का कोई चांस नहीं है। तो डी एस्केलेशन का एक ही चांस है कि या तो वो अपने आप को इस अपने एटॉमिक प्रोग्राम को पैक करे और या फिर वो उनके इस सारे प्रोग्राम को ख़त्म कर दिया जाए और फिर नई रजीम आए तो फिर इनके तल्लुकात आपस में अच्छे होने के चांस हैं। जी क्वेश्चंस हमारे पास आ रहे हैं और भी हम कोशिश करेंगे कुछ क्वेश्चन को और लें। प्रशांत राव जी का है क्वेश्चन डीसी से, व्हाट विल ट्रम्प डू अगेंस्ट ईरान आफ्टर 2 वीक्स। हाँ, ये 2 वीक्स का जो है ना मंत्रा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है। ट्रम्प हर बार कह देते हैं 2 वीक्स हर मसला पे, क्या वो कुछ करेंगे? ट्रम्प भी टाइम बाय करते हैं एंड आई डोंट ब्लेम ट्रम्प पे मैं क्रिटिसाइज़ भी करता रहता हूँ, उनकी कुछ चीज़ों को मैं अप्रिशिएट भी करता हूँ। तो मैं समझता हूँ कि ये टाइम बाय करना इसमें शायद ज़रूरी था। एकदम से वो अटैक कर देते तो शायद उनकी इंटेलिजेंस और इंटरनेशनल एजेंसियों या इंटरनेशनल देशों की इंटेलिजेंस उनको कुछ ना कुछ बता रही होगी कि भाई आप इस तरह चलें। कुछ वो सुन लेते हैं, कुछ वो नहीं भी सुनते दुनिया की बातें। तो एनी हाउ 2 वीक के बाद अब मुझे नहीं पता, क्योंकि हालात तो अभी भी आउट ऑफ कंट्रोल है। क्या ये आज के हालात जो आउट ऑफ कंट्रोल है ये 2 वीक तक ट्रंप को मोहलत देंगे या इससे पहले ही ट्रंप को कुछ करना होगा? चूँकि आज की खबरें बहुत गर्मा गर्म है, जैसा यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल का पीछे मैंने भी आपको बताया कि भाई ये हालात बहुत ख़राब हैं, दुनिया के लिए बहुत बड़ा मसला है। और यही बातें अब बरतानिया, फ्रांस जैसे देश भी कर रहे हैं, जो मीटिंग करना चाह रहे हैं आज ईरानियन डिप्लोमेट्स के साथ। आई डोंट नो वो मीटिंग हो पाती है या नहीं हो पाती, या कितनी कामयाब होती है, अगर होती भी है तो ये है सिचुएशन इस वक्त। तो क्वेश्चंस अगर हमारे पास और भी आए हुए हैं तो हम ले लेते हैं। सिचुएशन बड़ी गंभीर है और इंटरेस्टिंग भी है और बड़ी अलार्मिंग भी है। मैं ये क्वेश्चंस पढ़ता हूँ यहाँ पे। इंडिया हैव द लोएस्ट जीडीपी पर कैपिटा। मुझे बात इनकी समझ आ रही है, मैं पूरा क्वेश्चन पढ़ता हूँ साथ साथ। इंडिया हैव द लोएस्ट GDP per capita in G20 as just 2,900 USD. China with similar population have over 13K USD. How should we move ahead in improving this number and avoid conflicts? Is it achievable? बड़े आपने अच्छे जो फैक्ट्स यहाँ पे पेश किए हैं एसजी। वाकई ये रियलिटी है कि इंडिया की ऑलमोस्ट 3,000 के करीब पर कैपिटा है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनकी इतनी भी आमदन नहीं होगी। और चाइना की आपने एग्जांपल दी। अब देखिए चाइना की जो 13K है पर कैपिटा, जो भी वो हमारे कैनेडियन या अमेरिकन के मुकाबले में या यूरोपियन के मुकाबले में बहुत कम है। लेकिन जो चाइना का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो चाइना में ग्रॉसरी के रेट्स हैं, जो चाइना में लिविंग्स के जो एक्सपेंडिचर्स हैं, वो रिलेटिवली यूरोपियन दुनिया से बहुत नीचे हैं। तो इसलिए उनका 13K, चाइना की मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, 13K हमारे कैनेडियन,
अमेरिकन यूरोपियन के मुकाबले में बहुत ज़्यादा हैं, मतलब वो फिर 45-50 के ही बन जाते हैं जब उनका जो लिविंग एक्सपेंडिचर है वो अगर इजीली 13 के से नीचे चला जाता है आम आदमी का, तो दे आर फाइन। हमारा इधर आम आदमी का कनाडा अमेरिका में मिनिमम 40-50 के है, तो अगर वो 13 के साथ वो काम चला लेते हैं तो जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो फिर 19-20 के फ़र्क के साथ एक जैसा रहता है। अब भारत की बात कर लेते हैं। अब भारत में अगर वाकई ही सब लोगों को 3,000 अगर उनका जीडीपी हो, तो जो इतना भी बहुत से आम लोगों का मिलियंस एंड मिलियंस का भारत में अभी इतना भी नहीं है, तो ज़ाहिर चैलेंजिंग है। भारत में मैं आता जाता रहता हूँ, तो वहाँ पे जो रेस्टोरेंट्स की लाइफ है, जो वहाँ पे रिक्रिएशन की लाइफ है, बड़ी महंगी है, तो वो आम जनता को वो ज़िंदगी की वो फैसिलिटीज़ नहीं मिल पाती। तो ये अब चैलेंज है, बिल्कुल चैलेंज है। आपने ठीक कहा, आपने कहा क्या ये अचीवेबल है कि भारत भी पर कैपिटा में एटलीस्ट कुछ 14-15-20 के बीच में तो जाए? तो अचीवेबल तो है, मगर इसमें भारत की जो वाइब्रेंट पॉलिटिक्स है उसके फ़ायदे भी हैं भारत को, और नुकसानात भी ये हैं कि वो फिर पॉलिटिकल लेग पुलिंग में ही पॉलिटिकल पार्टियां रहती हैं, इन बातों की तरफ उतनी तवज्जो नहीं जाती। तो ये सब कुछ ऑफ कोर्स भारत के इस वक्त के प्राइम मिनिस्टर और उनकी जो टीम है वो बहुत लाइक लोगों की है, और वो उनका टारगेट भी है कि 1947 में उनको इंडिपेंडेंस मिली थी, तो 2047 तक वो भारत को भी एक डेवलपिंग से डेवलप्ड नेशन के ले आएंगे लेवल पे। और इस पे वेस्टर्न मीडिया भी, वेस्टर्न ताकतें भी बहुत बातें करती रहती हैं। वो कहती हैं कि जनाब ऐसा मुमकिन नहीं होगा, भारत के ऐसे ही ये टेवे हैं या ऐसे ही बड़े बड़े उनके टारगेट हैं, पॉसिबल नहीं होगा। तो अभी 2025 है, 22 साल और हैं। क्या 22 सालों में भारत इस जगह पे पहुंच जाएगा कि डेवलपिंग से डेवलप्ड हो सके? बिल्कुल पहुंच सकता है, अचीवेबल है। तो इसमें फिर भारत के जो तमाम पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं उन सब को एक साथ काम करना होगा। अभी भारत बहुत आगे आया है, ठीक है, भारत चौथी बड़ी इकॉनमी है, थर्ड बड़ी इकॉनमी भी शायद 2-3 सालों में हो जाए, वो एक अलग बात है। मगर इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ आप $5 ट्रिलियन पे जाते हैं तो आप थर्ड इकॉनमी हो जाएंगी ना। तो ठीक है, वो आपका नंबर तो थर्ड इकॉनमी के आ गए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जो सेकंड इकॉनमी है वो तो $22 ट्रिलियन पे या शायद $25 ट्रिलियन पे तब खड़ी होगी, चाइना मीन्स। और जो फर्स्ट इकॉनमी है यूएस, वो इस वक्त 31 ट्रिलियन पे है, तो इन नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में शायद वो $35 ट्रिलियन पे खड़ी हो। तो अगर हम भारत वाले $5 ट्रिलियन पे जाएंगे तो थर्ड इकॉनमी तो बन जाएंगे, मगर फ़र्क बहुत है। वही बात आप अपने क्वेश्चन में कर रहे हैं कि वो जो गैप है वो कैसे पाटेंगे हम, तो उसके लिए काम करना होगा। और ये बात भी मैं समझता हूँ, जानता हूँ कि भारत का अगर एक आम नागरिक अगर या एक फैमिली वो अगर लेट्स से इन नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स ये जो 2900 या 3000 USD है, अगर इससे ऊपर उठ के 10,000 पे भी चला जाए, और ये जो वो जो पॉवर्टी जहाँ जहाँ अभी रहती है वो ज़रा क्रश हो जाए, तो वो 10,000 भारत के कॉन्टेक्स्ट में ज़िंदगी बिताने के लिए एक आम आदमी के लिए जिसने बहुत बढ़िया रिक्रिएशन नहीं करनी, बहुत बढ़िया होटलिंग नहीं करनी, और वो एक अच्छे अंदाज के साथ वो ज़िंदगी गुजार सकता है, तो वो फिर वहाँ का 10,000 अगर वहाँ पे होगा अगर जीडीपी, तो वो शायद कनाडा के $40,000-50,000 के ही बराबर होगा। तो ये भी फैक्टर जहन में रखें, नॉट जस्ट अ नंबर, सर्कमस्टांसेस और ग्राउंड रियलिटीज़ भी हमें समझनी होगी। 1 या 2 क्वेश्चंस और लेते हैं और फिर आज की बातचीत को हम करते हैं कंक्लूड। आकाश मल्होत्रा जी का वैंकूवर से है, व्हाट रोल कैन ज्यूज एंड हिंदूज प्ले टुगेदर इन शेपिंग अ स्ट्रॉन्गर मल्टी कल्चरल कैनेडा? जी, इम्पॉर्टेंट बात है। अब ये इसमें 2 आपने बातें की हैं कि स्ट्रॉन्गर मल्टी कल्चरल कैनेडा। अब ये मल्टी कल्चरलिज्म के बहुत फ़ायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं।
सबसे बड़ा नुकसान मल्टीकल्चरलिज्म का ये रहा कि इसकी वजह से यहाँ पे बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जो फ्रूट्स हैं वो सब कम्युनिटीज़ को नहीं मिलते। अब ज्यूज़ एक पुरानी कम्युनिटी है कनाडा में, और फिर वो जूदा क्रिश्चियन कल्चर का हिस्सा है। ये बात हमें याद रखनी चाहिए। ज्यूज़ जहाँ कहीं भी वेस्ट में हैं, उनमें से जो मोस्ट ऑफ देम हैं वो दिखने में कोई ज्यूज़ थोड़े दिखते हैं, वो तो वेस्टर्न कम्युनिटीज़ के तौर पर ही दिखते, पता भी नहीं चलता। लेकिन कुछ ऐसे भी हैं जो ज्यूज़ बाद में आए, जो इज़राइल इटसेल्फ बड़ा डाइवर्स है। ज्यूज़ वहाँ पे पूरी दुनिया भर से आए हुए हैं, भारत से पहुँचे ज्यूज़ वहाँ गए, भारत में आज भी रहते हैं। भारत इज़ अ ग्रेट नेशन इन टर्म्स ऑफ अकोमोडेटिंग ऑल फेथ्स। तो भारतीय ज्यूज़ भारत से बेपनाह प्यार करते हैं। तो लेकिन जो भारत से गए और वहाँ पे रहे वो थोड़े ब्राउन दिखेंगे। जो मिडल ईस्टर्न इलाकों के ज्यूज़ हैं वो भी कुछ ब्राउन दिखेंगे। इवन अफ्रीका के ज्यूज़ वो तो ब्लैक दिखेंगे। तो वो जो ज्यूज़ हैं यहाँ कनाडा में अगर रहते हैं तो वो उस तरह प्रोमिनेंट नहीं है। प्रोमिनेंट जो ज्यूज़ हैं वो बिल्कुल कैनेडियंस हैं, तो इसलिए उनको कोई दिक्कत नहीं है। उनको सिर्फ दिक्कत तब आती है जो उनके एरियाज़ हैं, उनके एरियाज़ के बारे में यहाँ की एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस को पता होती है। जैसे टोरंटो की मैं बात कर लूँ कि बैथर्स्ट शेपर्ड का एरिया है, विल्सन का एरिया, विल्सन रोड है, वो सारी की सारी मोस्टली ज्यूज़ की है। एवेन्यू रोड है, लॉरेंस, जो टोरंटो में लोग रहते हैं समझ आएंगे कि लॉरेंस एवेन्यू के नॉर्थ पे जो पूरे का पूरा एवेन्यू है रोड का, वो सारा ज्यूश बस्तियों का है और बहुत सारे ज्यूश इलाके हैं। तो वो इलाके टारगेट में आते हैं। अच्छा, ज्यूश ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने इलाकों में ही रहते हैं, वो तो फैले हुए हैं कनाडा में, लेकिन वो अपने इलाकों में यानी उन इलाकों में ज्यूश की कम्युनिटीज़ हैं, उनके स्कूल्स हैं, उनके सिनागॉग्स हैं, तो वो फिर वहाँ पे जाके टारगेट करते हैं एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस, एंटी ज्यू फोर्सेस, जो ज्यू हेट्रेड वाली एंटी सेमिटिक फोर्सेस हैं। तो वो फिर वहाँ पे जाके अटैक करते हैं, क्योंकि उनको आम तो पता नहीं चलेगा चलते फिरते कि ये ज्यू है या क्रिश्चियन है। और वो ज्यूज़ जो यहाँ के जो नस्लों के बासी हैं वो कभी अपनी आइडेंटिटी भी इस तरह नहीं कर रहे होते, तो उनको कम दिक्कत है। मगर हिंदुओं को तो बिल्कुल ज़ाहरा ज़रीन दिक्कत है। नाम से एक मिनट में हिंदू के नाम से पता चलता है। अब ज्यू का नाम तो पता ही नहीं चलता कि ज्यू है या क्रिश्चियन है या वाइट कॉकेशियन कोई है, पता ही नहीं चलता। हिंदू बेचारे को तो नाम से ही पता चलता है। ठीक है, फिर मेरी तरह मैं खुद हिंदू बैकग्राउंड का हूँ, चावला मेरी फैमिली क्लैन है, तो हम तो दूर से ही दिखते हैं। अब हिंदू जो हैं दिखने में सिख भी समझे जा सकते हैं, मुस्लिम भी समझे जा सकते हैं, इवन मिडल ईस्टर्न भी समझे जा सकते हैं, और फिर जो हमारे साउथ के हिंदूज़ हैं वो ज़रा फौरी तौर पर हो जाते हैं, प्रोमिनेंटली हिंदू आइडेंटिफाई हो जाते हैं। तो उनके लिए इश्यूज़ हैं। फिर सिस्टम में, जैसा मैंने कहा, कनाडा के सिस्टम में हिंदू फोबिया का कोई चक्कर ही नहीं है कि कोई हिंदू फोबिया को रिकॉग्नाइज कनाडा एज अ टर्मिनोलॉजी, एज अ फिनोमिना करता हो। तो ये वो मुश्किलात हैं जिसका सामना करना पड़ा है। आपका बेसिक क्वेश्चन ये है जिस पे मैं आज की बातचीत कंक्लूड करूँगा कि क्या करें। ज्यूज़ तो कर सकते हैं, सिर्फ उनको अपने इलाकों को सेव करना होता है, मगर हिंदुओं को उठना होगा। आपका क्वेश्चन ये भी था कि एक आइडियल मल्टी कल्चरल समाज कैसे बन सकता है, तो वो तो अच्छे बुरे ढंग के साथ बना हुआ है। लेकिन मल्टी कल्चरलिज्म का मतलब ये थोड़ी होता है कि मल्टी कल्चरलिज्म वन वे ट्रैफिक है। मल्टी कल्चरलिज्म इज़ ऑल वे ट्रैफिक। तो मल्टी कल्चरलिज्म में अगर कनाडा को एक्सेप्ट करना है सभी को, तो फिर हिंदुओं को भी रिस्पेक्ट देनी है। अब वो कहते तो हैं कि हम बड़ी रिस्पेक्ट देते हैं, मगर हिंदुओं के ख़िलाफ़ जो कुछ होता है, जो नैरेटिव बिल्ड होता है, उसके ख़िलाफ़ एक्शन नहीं होता। हिंदू फोबिया तक को जब रिकॉग्नाइज कनाडा का सिस्टम नहीं करता, पॉलिटिकल पार्टियां नहीं करती, तो फिर इसका मतलब ये है कि वो नहीं कर पा रहे जो उनको करना चाहिए। तो फिर कम्युनिटी को ही अपना हक लेने के लिए लॉबिंग करनी होगी, इन्वेस्टमेंट करना होगी, बड़े बड़े सेमिनार, सेशंस, कॉन्फ्रेंसेस करना होगी। तो ये हैं वो बातें जिनके राही ये सब कुछ ठीक हो सकता है। बहुत अच्छा लगा आज भी आपके साथ इंटरैक्टिव लाइव डिस्कशन में हिस्सा लेके।
बातचीत आपके साथ होती रहेगी। मंडे को हम मिलेंगे लाइव इंटरेक्टिव डिस्कशन में। इससे पहले मेरे व्लॉग आज रात भी आएंगे, सैटरडे को भी, संडे को भी, और मेरी बातचीत संजय डिक्सर जी के साथ भी कल हुई थी। वो भी मेरे पर्सनल चैनल ताहिर गोरा पे मैंने उनसे परमिशन लिया, वो भी मैं संडे को रिलीज़ कर दूंगा। और महेश दत्त भाई के साथ हुई थी, उनके चैनल का लिंक भी मैं दे दूंगा। उनका के साथ भी बड़ी अच्छी मेरी डिस्कशन कल हुई, वो भी मैंने उनसे परमिशन लिया, वो भी 1-2 रोज़ में मैं रिलीज़ कर दूंगा। और भी मैंने व्लॉग रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो भी आपके साथ शेयर होंगे ड्यूरिंग द वीकेंड। Thank you very much for staying tuned with us. Stay tuned further, and we'll get back to you in live interactive discussion next Monday.